अध्याय 9। परिवर्तन आखिर क्यों? परिवर्तन हमेशा से ही होता आया है, इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। परंतु लोग परिवर्तन विरोधी होते हैं। वे इसका विरोध करते हैं क्योंकि परिवर्तन कष्टदायी होता है। दूसरी ओर यह बात भी सच है कि विरोध की जाने वाली चीज़ हमेशा बढ़ती है। आप उस पर विरोधी दिशा में जितना अधिक बल लगाते हैं, वह उतनी ही तेजी के साथ उस बल का विरोध भी करती है। ज्ञान अज्ञान। मानवीय इतिहास पर गौर करने से पता चलता है कि जैसे जैसे परिवर्तन घटित हुए हैं, लोगों ने उसका जमकर विरोध किया है। चाहे वह कला, विज्ञान, चिकित्सा अथवा व्यवसाय का क्षेत्र ही क्यों न रहा हो, नए विचार का स्वागत हमेशा से ही ठोकर मारकर किया गया तथा विचार जितना अधिक क्रांतिकारी, विशाल एवं परिवर्तनशील था, लोगों का विरोध भी उतना ही अधिक मजबूत था। यह मानना कोई मुश्किल बात नहीं है कि 19वीं, 18वीं, 17वीं शताब्दी या फिर इससे भी पहले के समय के लोग अंधविश्वासी हुआ करते थे। उन्होंने कोपरनिकस को जेल में डाला, गैलीलियो को प्रताड़ित किया, क्रिस्टोफर कोलंबस तथा लुईस पास्चर का मजाक उड़ाया, एडिसन तथा आइंस्टीन तक विरोध से अछूते नहीं रहे। मज़े की बात तो यह है कि परिवर्तनों का हम आज भी उतना ही विरोध करते हैं जितना ही आदि काल में किया करते थे। आइए कुछ उदाहरणों पर गौर करते हैं। क्रय विक्रय। वर्ष 1700 से 1800 के आरंभ तक उत्तरी अमेरिका के लोग रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान पुश्तैनी दुकानों से खरीदा करते थे। उसके बाद A.T. स्टेवार्ट नामक आयरिश प्रवासी ने इन छोटी छोटी दुकानों को एक छत के नीचे इकट्ठा करके एक बड़े स्टोर में बदलने का नया विचार प्रस्तुत किया। वर्ष 1862 में उसने न्यूयॉर्क शहर में एक बहुमंजिलाए इमारत में द मार्बल पैलेस नामक शॉपिंग सेंटर खोला, जिसमें लोग घरेलू ज़रूरत का सामान एक ही छत के नीचे खरीद सकते थे। उसके बाद मैकिज, लॉर्ड एंड टेलर्स, सीयर्स, वोल्वर्स, हुड्सॉन्स ने बे कंपनी, मार्शल फील्ड, बानामेकर्स तथा J.C. पेनी स्टोर्स चारों ओर कुकुर मुत्तों की तरह फैलते चले गए तथा हमने डिपार्टमेंट स्टोर के सुनहरे युग में प्रवेश किया। डिपार्टमेंट स्टोर ने खरीदारी को ग्राहकों के लिए सुलभ, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण, सुविधाजनक तथा किफ़ायती बनाकर इस क्षेत्र को एक नया आयाम दिया, जिसका दिल खोल कर स्वागत किया गया। वर्ष 1900 में शिकागो स्ट्रीट मार्शल फील्ड में 40,000 से भी अधिक ग्राहक प्रतिदिन खरीदारी करने आया करते थे। पैसा कमाने का पुराना तरीका। व्यापारी जो पुश्तैनी कारोबार चलाते थे, इस परिवर्तन से सबसे अधिक दुखी थे। उनके व्यापार में गिरावट आनी शुरू हो गई क्योंकि लोग डिपार्टमेंट स्टोर से मिलने वाली छूट एवं सुविधाओं के प्रति आकर्षित हो रहे थे। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी दुकानें घाटे के कारण बंद होनी आरंभ हो गई। व्यापारियों ने स्थिति का जमकर मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने परिवर्तन को स्वीकार करने से इनकार करते हुए पुरानी व्यवस्था के पुनर्स्थापन के लिए मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। क्योंकि पुरानी विचारधारा के व्यापारियों की संख्या लाखों में थी, अतः अपनी वोटों को आधार बनाकर पुरानी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लंबे समय तक लड़ने का उन्हें मौका मिल गया। परंतु धीरे धीरे ये विरोध अस्तित्व होते चले गए तथा डिपार्टमेंट स्टोर 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी के मध्य तक खरीदारी के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। तब अचानक शॉपिंग मॉल नामक नया विचार उभर कर सामने आया, जिसने पुरानी सभी व्यावसायिक व्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया। मैंने पहले ही कहा था, विरोध परिवर्तन की आग में घी का काम करता है। हो सकता है आप सामने से आती हुई ट्रेन को रोक दें, परंतु परिवर्तन की आंधी को रोकना, दबाना, कुचलना पूर्णतः असंभव है, विशेषकर तब जब परिवर्तन उपभोक्ता की सुविधा एवं लाभ के लिए घटित हो रहा हो। शॉपिंग सेंटर एवं मॉल्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स की श्रृंखला ने जैसे जैसे
बाजार पर कब्जा करना आरंभ किया, तब छोटे व्यापारी नींद से जागे। उन्होंने इस नई व्यवस्था का प्रयोग स्वयं के लिए करने की दिशा में रचनात्मक ढंग से सोचना आरंभ किया। ऑटोमोबाइल ने गांवों और शहरों के बीच के फासले को कम करना आरंभ कर दिया था, जिसके चलते छोटे छोटे दुकानदारों ने एकत्रित होकर शॉपिंग सेंटर्स की स्थापना करनी आरंभ कर दी। परंतु जो लोग इस परिवर्तन का हिस्सा ना बन सके, उनके हाथ अभी भी इसके विरोध में ही खड़े थे। धीरे धीरे शॉपिंग सेंटर्स की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। डेवलपर्स ने बहुमंजिलीय इमारतों में स्थापित करके उन्हें शॉपिंग मॉल्स की संज्ञा दी। शॉपिंग मॉल्स जल्द ही उत्तरी अमेरिका की जीवन शैली का अंग बनते चले गए। परंतु आज डिपार्टमेंट स्टोर तथा मॉडल मॉल्स अपना अस्तित्व खोते पुनः नजर आ रहे हैं। सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता फेथ पॉपकॉर्न अपनी सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक द पॉपकॉर्न रिपोर्ट में कहते हैं, खरीदारी करने का यह तरीका अब उबाऊ, विफल तथा पुराना पड़ता नजर आ रहा है। डायनासोर्स की भांति बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर यह मालूम करने लगे हैं कि हर ग्राहक के लिए हर प्रकार का सामान उपलब्ध करा पाना अब उसके लिए असंभव हो चला है। हारी हुई लड़ाई। कोई भी परिवर्तन से अछूता नहीं रह सकता, फिर चाहे वह डिपार्टमेंट स्टोर ही क्यों ना हो, जो आज वह लड़ाई जीतने में विफल रहे हैं जो उन्होंने एक सदी पूर्व जीती थी। परंतु हुआ क्या? दैत्याकार मॉल्स, डिस्काउंट स्टोर्स, स्पेशलिटी शॉप्स, कैटलॉग्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स उनका स्थान लेते नजर आ रहे हैं। वर्ष 1974 के मुकाबले आज डिपार्टमेंट स्टोर की बिक्री में 50% की गिरावट देखी गई है, जबकि इसी समयावधि के दौरान डिस्काउंट स्टोर की बिक्री में 65% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के साथ ई-कॉमर्स व्यवसाय भी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अब मॉल्स भी डिपार्टमेंट स्टोर्स की भांति बुरी व्यवस्था में पहुंच चुके हैं। ग्राहक कम हैं और मॉल्स अधिक, अतः प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए ये लोग भी फिल्मी तरीकों से ग्राहकों को आकर्षित करने में लगे हैं। मॉल्स अब थीम पार्क बनते जा रहे हैं। अर्थात खरीदारी और मनोरंजन एक साथ। लॉस एंजिलस स्थित सेंचुरी सिटी तथा कनाडा स्थित एडमॉन्टन मॉल को मॉल्स का डिज्नीलैंड कहा जाता है। एडमॉन्टन मॉल एक ऐसा शॉपिंग मॉल जिसमें 150 फुटबॉल के मैदानों के आकार का तो मात्र मनोरंजन पार्क ही है, साथ में इंडोर वेव पूल, गोल्फ कोर्स, पनडुब्बियों का समूह, क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाज का वास्तविक प्रतिरूप द सेंटा मारिया तथा 1000 स्टोर्स भी। मज़ेदार बात तो यह है कि ब्लूमिंगटन तथा मिनेसोटा स्थित कुछ मॉल्स इनके मुकाबले और भी अधिक बड़े हैं। अब रोड़े द्वीप के ऊपर छत का निर्माण करके उसे शॉपिंग मॉल्स बनाने का विचार कैसा रहेगा? परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि इतने पर भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। पिछली रिपोर्ट के मुताबिक एडमॉन्टन मॉल की अनेक दुकानें बंद हो चुकी थी तथा पार्किंग स्थल गाड़ियों की प्रतीक्षा में खाली पड़ा था। संक्षेप में कहूँ तो जब समय करवट बदल रहा हो और एक नया विचार जन्म ले रहा हो, तो ऐसे में पुरानी प्रणाली के बचे कुचे अस्तित्व के सहारे आजीविका चलाना तक असंभव हो जाता है। फ्रेंचाइजिंग यह वह प्रणाली है जिसे अमेरिकन लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री के लिए काफ़ी लंबे समय तक से पसंद किया है। लगभग 50-60 वर्ष पहले फ्रेंचाइजिंग उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के सर्वाधिक बेहतर एवं सुविधाजनक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई थी। परंतु लोगों ने क्या किया? विरोध, वह भी लंबे समय तक। समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं की सुर्खियां कहती थी कि यह अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। फ्रेंचाइजिंग को महंगे उत्पाद बेचकर ग्राहकों को लूटने की प्रणाली का नाम तक दिया गया। कुछ लोग तो इस बात की गवाही देते नहीं थक रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने इस व्यापार में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लुटा दी।
इसके बावजूद कुछ बड़ी कंपनियां फ्रेंचाइजिंग के मैदान में डटी रही। इनके मालिकों ने पत्र पत्रिकाओं में अपने विज्ञापन तक देने से साफ इनकार कर दिया। परंतु आज उत्तरी अमेरिका की कुल उत्पाद बिक्री में इस प्रणाली की 33% हिस्सेदारी दर्ज की गई है। किसी समय में सबसे बड़े घोटाले के नाम से जाने जाने वाली यह प्रणाली अपने लगभग 1000 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से खरबों डॉलर का व्यवसाय करते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है। इन आंकड़ों में होने वाले उस विस्फोट का अंदाज़ा लगाइए जब इस प्रणाली की चिंगारी चीन के बाजार में पहुंचेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह एक सरल, साधारण, सशक्त एवं क्रांतिकारी विचार था। इसे मिली भारी सफलता इस बात का जीता जागरण प्रमाण है। वितरण एवं बिक्री की एक और नई तकनीक। आपको क्या लगता है, क्या फ्रेंचाइजिंग मुक्त उद्यम प्रणाली को नए आयाम देने वाली अंतिम योजना साबित होगी, अथवा उत्पादों की बिक्री एवं वितरण के लिए इस धरातल पर कोई नई एवं बेहतर योजना लाई जाएगी? जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। वह है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। और जितने विरोधों का सामना डिपार्टमेंट स्टोर श्रृंखला, डिस्काउंट स्टोर, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स तथा फ्रेंचाइजिंग ने किया, यकीन मानिए उससे कहीं अधिक विरोध नेटवर्क मार्केटिंग का हुआ। इसे गलत तथा गैर कानूनी ठहराया गया, इसकी निंदा की गई, लोग इस बात पर हंसे और इसके विरोध में कानून तक बने। परंतु इन सब के बावजूद आज यह न सिर्फ जीवित है बल्कि सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इतिहास। उत्तरी अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग का एक शानदार इतिहास रहा है। वर्ष 1600 में यंकी पैडलर्स शहर तथा गांवों में घूम घूम कर घरेलू सामान बेचा करते थे। इसके बावजूद वर्ष 1800 में सीयर्स एंड रिबक्स के जन्मदाता रिचर्ड सीयर्स ने दुनिया की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की स्थापना की, जिसमें सीयर्स से जुड़े सदस्य अपनी जान पहचान के अन्य लोगों को सदस्य बनाकर पॉइंट्स इकट्ठा किया करते थे, जिसके बदले बाद में वे या तो उत्पादों की खरीदारी कर सकते थे अथवा उनके बदले में पैसा ले सकते थे। वर्ष 1900 में C.J. वॉकर नामक अफ्रीकी मूल की एक अमेरिकी महिला ने कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कमीशन के आधार पर कैश एवं त्वचा की देखभाल वाले उत्पाद बेचने का अवसर उपलब्ध कराया। अशिक्षित वॉकर जल्दी ही इस बात को भाप गए कि बिना व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण के उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाना संभव न हो सकेगा। अतः उन्होंने अलग अलग शहरों में फैले अपने प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की। वर्ष 1917 में उनकी मृत्यु तक पूरे उत्तरी अमेरिका में 20,000 स्वतंत्र कार्यकर्ता उनकी कंपनी से जुड़े थे। बाद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने वॉकर को अमेरिका की स्वनिर्मित प्रथम धनी महिला का खिताब देकर सम्मानित भी किया था। मिस्टर सीयर्स तथा मैडम वॉकर ने गैर परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देकर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मंच तैयार किया, जिसके चलते लोगों में आशा की एक नई लहर तो दौड़ी ही, साथ ही उन्हें पैसा कमाने का अवसर भी मिला। इसलिए पिछले अध्याय में मैंने इस नए ज़माने के नए बिजनेस की संज्ञा दी थी, जिसे खोजने में मानवता को सदियां लगी है। इसके बाद में आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है भविष्य उज्जवल है, इतना कि आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि इतिहास एक बार फिर स्वयं को दोहराने जा रहा है तथा मल्टी लेवल मार्केटिंग, डिपार्टमेंट स्टोर तथा फ्रेंचाइजी की शानदार सफलता को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। आप पूछ सकते हैं क्यों? आंखें खोलकर जरा अपने आसपास देखिए, ऐसा घटित होना आरंभ भी हो चुका है।